हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम बात करते हैं अपने क्लास 11th के जर्नल एमसीक्यू पार्ट 2 के। तो इस वीडियो में हम आगे के जो हमारे एमसीक्यूज़ थे अलग अलग टाइप के, हम उस टाइप के एमसीक्यूज़ देते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे ट्रू और फॉल्स, और हम देखेंगे वन वर्ड, और हमारे जो होते हैं मैच द फॉलोइंग के मैच वाले एमसीक्यू उनको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम श्याम वर्मा, मुझे 4 साल से ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैनेजमेंट में, और मेरी स्पेशलाइजेशन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो चलिए, हमारा पहला एमसीक्यू है जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। उसमें क्या है, वीकली इन्फॉर्मेशन इज शॉर्ट फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक्स। ये हमसे पूछा गया है। वीकली इन्फॉर्मेशन जो होती है, अगर हमें वीकली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या हम सब्सिडरी बुक से ले सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो है फॉल्स। हम अपनी वीकली इन्फॉर्मेशन सब्सिडरी बुक से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है। हमें पहली बात तो हम वीकली इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले सकते। हमें एक टाइम पीरियड में, अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसमें साफ साफ हमारा एक प्रिंसिपल है जिसमें लिखा है पीरियोडिक टाइम। हमें कोई स्पेसिफिक टाइम में ही अपने अकाउंट चेक करने चाहिए। ठीक है, और तभी हमें अपने अकाउंट्स की खबर हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। ये देखिए, ये सवाल तो भाई साहब बहुत ही अच्छा है। अब ये इसका सवाल तो आपको इसका जवाब तो आना ही चाहिए। ड्राइंग हमारा कौन सा अकाउंट है? जैसे कि मैंने आपको समझा ही रखा है, जो ड्राइंग होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। ये हमसे बोला गया है कि परचेज अकाउंट हमारा जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका आंसर क्या है? नहीं, हमारा परचेज अकाउंट जो होता है हमेशा डेबिट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप पूरी 11th में और पूरी 12th में पढ़ेंगे कि आपका परचेज जो अकाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट ही लिखा आता है। पर रियल केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि हम इसे क्रेडिट में भी शो करते हैं। ऑर्डर फॉर सेंडिंग गुड्स इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमसे पूछा गया अगर हमने ऑर्डर फॉर सेंडिंग गुड्स, हमने अगर ऑर्डर दिया है सामान भेजने का, तो क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। क्यों? अब इस चीज को देखिए, हमने सामान भेजने का हमने बोला है, खाली हमने बोला है सामान भेजने को, तो क्या हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस खाली उसी चीज को बोलते हैं जिस चीज से हमें पैसा मिले। तो अगर यहाँ पे आपको पता होगा, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सीधा कॉन्सेप्ट है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही हम खाली क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही खाली रिकॉर्ड करते हैं। और कोई भी चीज बेचने से हमें अगर फायदा होता है, यानी बदले में कैश मिलता है, और वो लंबे समय तक हम उस काम को करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इधर पे ना मेरी कैश की बात हो रही है, हमें बस यहाँ पे बोला गया है कि हमने बस सामान बेचने का ऑर्डर दिया है, हमें यहाँ पे कैश नहीं मिला, इसलिए हमारा इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। हमसे पूछा गया कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। ठीक है, तो इसमें से कैश अकाउंट जो है हमारा कौन सा अकाउंट होता है? तो ये पूछा गया हमसे। तो इसका अकाउंट आंसर क्या है? हमारा जो कैश अकाउंट होता है वो हमारा क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। ठीक है, परचेज बुक इज अ प्रिंसिपल बुक। अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। व्हाट इज परचेज? आपको बहुत सारे आएंगे, परचेज बुक और सेल्स बुक, और एक होता है परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो मैं आपको सबसे पहले बुक्स और अकाउंट्स में डिफरेंस समझा दूं। जो बुक्स और अकाउंट्स में आपके यही डिफरेंट होते हैं कि जो आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स में खाली आपके जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं खाली वही लिखे जाते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं? खाली क्रेडिट। यानी जो बुक्स होते हैं उसमें खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधारी के ट्रांजेक्शन खाली लिखे जाते हैं। पर अकाउंट जो होता है इसमें क्रेडिट प्लस कैश दोनों ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है। अगर कोई आपसे कह दे परचेज बुक क्या होती है, तो परचेज बुक का मतलब हम खाली परचेज जो उधारी में परचेज करी होंगे सामान, उनको ट्रांजेक्शन, वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे परचेज बुक के अंदर आएंगे। पर परचेज अकाउंट के अंदर हमारा क्या आएगा? जो उधार और कैश दोनों ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? बुक और अकाउंट का मेन डिफरेंस होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। परचेज बुक इज अ प्रिंसिपल बुक। तो आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं है। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिंसिपल बुक है, प्रिंसिपल बुक कौन सी बुक होती है इसको समझाने के लिए, प्रिंसिपल बुक हमारे जो लेजर होता है,
लेजर बुक्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। यानी ये क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी हो गया है। प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है कि जो जो चीज़ के हम लेजर बनाते हैं वो सारे अकाउंट हमारे प्रिंसिपल बुक कहलाते हैं। पर परचेज बुक बोला गया हमारा प्रिंसिपल बुक है नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज अकाउंट तो हमारा ये जवाब ट्रू होता, बट यहाँ पे हमें बोला गया परचेज बुक, तो आपको परचेज बुक परचेज अकाउंट का डिफरेंस पता होना चाहिए और प्रिंसिपल बुक क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें मैंने समझा दी हैं। प्रिंसिपल बुक आपकी लेजर अकाउंट जो बनते हैं वो सारी अकाउंट प्रिंसिपल बुक कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स अकाउंट इज नॉट एसेंशियल व्हेन सेल्स बुक इज मेंटेन। इसमें बोला गया है कि प्रिपरेशन ऑफ सेल अकाउंट इज नॉट एसेंशियल, मतलब हमारा सेल्स अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। जब हमारी सेल्स बुक बनी हुई है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमें भाई साहब सेल्स अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। सेल्स बुक बनी हो ना बनी हो हमें उससे मतलब नहीं है। वापस से वही चीज, सेल्स बुक जो होती है, सेल्स बुक के अंदर सारे आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे और सेल्स अकाउंट के अंदर होगा आपका क्रेडिट प्लस कैश दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे। तो सेल्स अकाउंट बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सेल्स बुक हम भले ना बनाए। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स होगा। हमारा सेल्स अकाउंट बनाना जरूरी होता है, सेल्स बुक बनाना जरूरी इतना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुड्स रिसीव ऑन कंसाइनमेंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कंसाइनमेंट, अब यहाँ पे आता है कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। कंसाइनमेंट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई पक्का नहीं है। ठीक है, पक्का नहीं है, तो इसका जो जवाब होगा फॉल्स होगा। गुड रिसीव ऑन कंसाइनमेंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, गुड रिसीव ऑन कंसाइनमेंट। अब वापस से यहाँ पे समझिए, परचेज बुक का मैंने आपको मतलब बताया, उधारी का सामान लिखा, उधारी का सामान ले लिया। कंसाइनमेंट का सामान वो होता है जो पक्का नहीं होता, हमारा है, उस पर हम पूरा हक नहीं जता सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब जो होगा फॉल्स होगा। अगर ये पक्का हमें मिल जाती और उधारी पे मिल जाती तो हम तो इस पे यहाँ पे लिख देते ट्रू, हम उसको फिर उसको परचेज बुक में लिख सकते थे। पर यहाँ पे कंसाइनमेंट पे है वो, यानी हमारा पक्का नहीं है कि हमारी ही है, इसलिए इसका जवाब फॉल्स होगा। कैश सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन मेन जर्नल बुक। ठीक है, वापस से आ जाते हैं, कैश सेल, भाई साहब इसका जवाब तो सीधा सीधा है। कैश सेल हुई है आपकी, ठीक, आपको सेल करते ही कैश मिल गया तो इसका ट्रांजैक्शन तो आपका कैश अकाउंट में हो जाना चाहिए ना। इसमें बोला गया है कि जर्नल बुक में करते हैं, तो जवाब क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, हम भाई जर्नल बुक में क्यों करेंगे, जर्नल बुक में आपके खाली वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो किसी भी बुक में नहीं आते हैं। आप इसको याद रखिए, जर्नल, जर्नल बुक, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, ठीक है, ये सब में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो भाई साहब जर्नल बुक में तो उधारी के ट्रांजैक्शन आएंगे क्रेडिट वाले, और जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो कहीं किसी भी बुक के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैश का नाम आ गया, कैश के लिए हम बनाते हैं कैश अकाउंट, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स होगा। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। तो यहाँ पे दे रखा है कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें सामने आपकी चीजें दे रखी है कि एसेट, पर्सनल अकाउंट, इनकम टैक्स, एसेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इनमें सामने आपको देखना है कॉलम बी में कि कौन सा अकाउंट किससे मैच करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। एसेट जो है हमारा, आपको देख के समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को मैं अप्रोच बताता हूँ। मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता, तो जो आपको जो पहला लगता है उसको बनाने की कोशिश करिए। तो एसेट आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका फर्नीचर बन जाता है। इन आपका जो पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट, शायद इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। तो हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं। एसेट क्या है आपका, डायरेक्ट एसेट क्या है, वो आपका फर्नीचर है। पर्सनल अकाउंट आपका क्या होता है, बैंक। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट बैंक कैसे हुआ, बैंक भाई साहब, बैंक का तो आपको नाम होगा ना, बैंक का कोई नेम होगा, नेम, नेम यानी बिल्डिंग होता है, और सारे बिल्डिंग जो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी वो नाम की तरह ट्रीट होता है ना। एसबीआई मान लेते हैं, इस बैंक का नाम एसबीआई ही था, तो एसबीआई को आप ट्रीट कर रहे हैं ना एज अ पर्सन, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इनकम टैक्स आपका जो होता है, आप इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स आप याद रखिए आपका खुद का होता है, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और एसेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्या होते हैं, वो आपके रियल अकाउंट में आते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं कि एसेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रियल अकाउंट कैसे हुए। इसका ये मतलब है कि आप कोई भी एसेट, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए का एसी खरीदा, आपने एसी खरीदा, उसको आप घर ले आए और फिर आपने इंजीनियर को बुलाया, उसमें 2,000 रुपए आपने दिए, उसको लगवाई। तो अगर आपसे कोई आदमी बोलता है कि
भाई साहब ये एसी मुझे 10,000 रुपये में दे दो, आपका एसी 10,000 का है ना, तो मैं 10,000 रुपये आपको दे रहा हूँ, आप मुझे एसी दे दो, तो क्या आप देंगे उसे? आप नहीं देंगे, बोलेंगे कि मुझे ये पूरा एसी जो पड़ा है वो 12,000 का पड़ा है, 2,000 रुपये मैंने एक्सपेंस जो लगाया उससे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वो भी तो है ना। तो इसलिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस यानी जब तक मशीन आप घर में ला के यूज नहीं करने लगते उससे पहले जितने भी खर्चे होंगे वो सारे एसेट की वैल्यू में ऐड होते जाते हैं। तो इसलिए एसेट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमारा रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट यानी सारी एसेट और लायबिलिटी के ट्रांजेक्शन, और एसेट का ट्रांजेक्शन मैंने अभी आपको बताया, एसेट को जब तक हम यूज नहीं करने लगते तब तक उसमें जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे आपके रियल अकाउंट में कंसीडर होते हैं, यानी एसेट की वैल्यू में कंसीडर होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? रियल अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसेट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रियल अकाउंट के सामने क्यों आया। नेक्स्ट एमसी हमारा मैच द फॉलोइंग है। डेबिट नोट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, कैश परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इसको देखते हैं। डेबिट नोट मैंने आपको जैसे बता रखा है, डेबिट नोट जो होता है आपका परचेजर जिसको सामान चाहिए होता है वो लिखता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि परचेज आपका हमेशा डेबिट के सामने होता है, तो इसको समझिए कि आपका परचेज हमेशा डेबिट है, तो इसलिए डेबिट नोट को इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सेल्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसलिए उसको क्रेडिट नोट की तरह याद रखिए। बशर्ते डेबिट नोट, इसको वापस अगर मैं समझाऊं, एक है सेलर, एक है परचेजर। ठीक है, तो जिसको सामान चाहिए उधारी पे तो वही तो लिख के देगा ना यहाँ पे कि भाई साहब मैं यहाँ लिख के देता हूँ डेबिट नोट, मैं लिख के देता हूँ। डेबिट नोट कैसे? डेबिट देखिए, डेबिट सेलर के लिए डेबिट चीजें वो होंगी जिनसे इन्हें पैसे लेने हैं ना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो सेलर का मतलब, सेलर के पास अगर कोई भी चीज डेबिट है तो इसका मतलब सेलर को पैसे लेने, और पी तभी पी डेबिट नोट इसको लिखेगा, डेबिट नोट लिख के इसको डेबिट नोट देगा, क्योंकि इसको डेबिट नोट मिलेगा तभी तो पी से पैसा ले पाएगा। और अगर हम इसे उल्टा कर देते तो इसके पास कौन सा नोट होगा? क्रेडिट नोट होगा, क्योंकि क्रेडिट नोट यानी लाइबिलिटी, तो पी के पास होना चाहिए क्रेडिट नोट, एस के पास होना चाहिए डेबिट नोट। और मैंने जिसको बताया जिसको सामान चाहिए होता है वो लिखता है, तो वापस से इसको याद करिए, पी देगा एस को डेबिट नोट, तो इसलिए परचेजर लिखता है डेबिट नोट, सेलर लिखता है क्रेडिट नोट। सेलर कहता है भाई साहब मुझे पैसा तुम दे देना, और पी के पास जब क्रेडिट नोट होगा तभी तो इसे याद रहेगा कि मुझे एस को पैसा देना है, तो इसलिए एस लिखता है क्रेडिट नोट। तो अब आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट अभी मैंने आपको बताया। क्रेडिट सेल उधारी का सामान भाई साहब जहां लिखा जाएगा वो बुक्स में एंट्रियां होती हैं, अकाउंट में एंट्रियां नहीं होती, तो प्रिंसिपल बुक और जर्नल बुक। ठीक, परचेज, कैश परचेज ऑफ एसेट, देखिए कैश परचेज हो गया भाई, कैश का नाम आ गया, कैश बुक में एंट्री कर दो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, अब ये देखिए क्रेडिट परचेज हुआ है गुड्स का, तो परचेज बुक के अंदर आया, अकाउंट के अंदर नहीं आया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो बहुत अच्छे से। अब ये वन वर्ड के आंसर हैं, अब आपसे वन वर्ड पे इसको जवाब देने। अब ये बेटा इस याद रखिए, पेपर में आपको इस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड के देखते हैं। अंडर हाउ मेनी हेड्स द अकाउंट हैव बीन कैटेगराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, मतलब बोला गया कितने हेड होते हैं जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हेड का मतलब होता है आपके कितने अकाउंट्स हैं, तो आपको पता है इसके कितने, 3 अकाउंट होते हैं, मैंने बताया था। नॉमिनल, रियल, पर्सनल, ये 3 हेड होते हैं, इनके अंदर ही आप जर्नल सारी एंट्रियां करते हैं। व्हेन अ सिंगल जर्नल एंट्री इज पास फॉर 2 ट्रांजेक्शन सेम नेचर। ठीक है, अब बोला गया है कि सेम नेचर की 2 एंट्रियां एक साथ अगर कर दी जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसकी जैसा कि इसका एग्जांपल आपको बोला गया है कि राम श्याम टू कैश, हमने भाई राम श्याम को, इसका मतलब देखिए किसको क्या दिया, राम को श्याम को क्या दिया, कैश दिया। ठीक है, जाने वाला ट्रांजैक्शन है, तो भाई साहब देखिए हमने साथ दोनों जाने की कैश देने की दोनों एंट्री एक साथ कर दी, तो इन एंट्रियों को क्या कहते हैं, तो इन एंट्री को हमें पता है हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा इंटेंजिबल एसेट क्या होती है। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिस एसेट को हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, बट उनकी वैल्यू होती है। हम उसको छू नहीं सकते हैं पर उनकी खाली महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट का एक ही एग्जांपल होता है, वो है गुडविल। एक नहीं होता है, वैसे बहुत सारी एसेट इंटेंजिबल एसेट होती है, जैसे पेटेंट करा लेते हैं लोग। ठीक है, आपको और कहते हैं, और आपके लोगो होते हैं वो। ठीक है, बहुत सारी चीज, कॉपीराइट होता है आपका, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं
जो इंटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत सारी। द डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड टू इंक्रीज सेल टू अट्रैक्ट कस्टमर इज कॉल्ड। ये देखिए, ऐसा डिस्काउंट जो ऑफर होता है इंक्रीज सेल को इंक्रीज करने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसा डिस्काउंट आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है, हम क्या करते हैं, बोल देते हैं भाई साहब अगर आपने अभी लिया तो हम आप ये कहते हैं 1000 का सामान है, इस पे 10% फ्लैट ऑफ है। फ्लैट ऑफ, फ्लैट ऑफ का क्या मतलब है भाई साहब? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की खासियत क्या होती है बेटा? इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री नहीं होती है, बस ये अमाउंट से क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, ठीक। मेंशन द ट्रांजेक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब बोला गया है कौन एक ट्रांजेक्शन बताओ जो परचेज बुक में नहीं लिखा था। ऑब्वियसली परचेज बुक यानी उधार का कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखी, आंसर आ जाएगा, यानी कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखता, हम खाली सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को छोड़ के सारे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो हमारा परचेज बुक में नहीं आएगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड इज रिकॉर्डेड इन विच बुक? बोला गया क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अब या ऑब्वियसली क्रेडिट सेल, क्रेडिट उधारी की बात आ गई, क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल तो क्रेडिट बुक। अगर यहाँ पे होता है कैश सेल तो हमारे पे एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। उधारी की अगर यहाँ पे लिखा हो सेल ऑफ गुड, खाली कुछ भी ना होता, खाली लिखा होता सेल ऑफ गुड्स, तो हम इसमें लिखते हैं सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स अकाउंट, सॉरी, ठीक। क्रेडिट सेल लिखा हुआ इसलिए हमें सेल्स बुक लिखना पड़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन विच सब्सिडरी बुक? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी सब्सिडरी बुक में लिखा होता है? सॉरी, तो इसका आंसर क्या है? जनरल बुक। अब ये खुद देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है ऐसी चीज है ये कहीं नहीं आती। इसका क्या होता है, ये किसी भी हेड के अंदर नहीं आ रही, ये ना हमारी इनकम है, ना ये हमारा प्रॉपर नुकसान है, ना ये पूरा हमारी एसेट है, ना ये हमारी लाइबिलिटी है, ना ये कोई हमारा पर्सन के ट्रीट हो रही है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी भी हेड के अंदर नहीं आ पाते उसे हम कहाँ पे लिख देते हैं बेटा? जनरल बुक के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किसके, कौन सी बुक के अंदर आएगा? जनरल बुक के अंदर आएगा। विच डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल बुक? बोला गया कौन सा डिस्काउंट होता है हमारा परचेज और सेल बुक में लिखा जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। विच डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल बुक, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो लिखा, अभी थोड़ी देर पहले इसको कंफ्यूज मत करिएगा खुद से। विच डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल बुक, इसका मतलब ये है कि जो हम परचेज की एंट्री करते हैं बेटा, वहां पे अमाउंट तो हम माइनस कर देते हैं ना, और माइनस कर देने का मतलब ही हमने रिकॉर्ड कर दिया। हम बस एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखते नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है ऐसा नहीं लिखते, हम खाली कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। कैश डिस्काउंट होता है तभी हम लिखते हैं, एंट्री प्रॉपर एंट्री पास करते हैं, पर हम क्या कर रिकॉर्ड तो करते हैं ना, हम परचेज से अमाउंट तो कम कर देते हैं ना, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, आई होप आपको सारी चीज समझ में आई हो। इस मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी ऑल पॉसिबल जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे इस पैटर्न के, मैंने सारे पैटर्न के आपके एमसीक्यू करा दिए हैं। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको बोलिए हमारे चैनल पर आके जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करें और देखें। हम ऐसी वीडियोस में लाते रहते हैं, उसमें सारा कंटेंट दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, कैसे कैसे पैटर्न आएंगे। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि आप पेपर में चीज़ें गलत ना करें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। प्लीज़ आप ऐसे पढ़ते रहिए एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।